Hello students, before it we studied about explaining social differences, a social context, and according to a Sutta Pitak, which was a Buddhist text, we studied that for a long time ago the human beings and the world of plants which were not fully developed, they lived together happily, peacefully, and they used to take from the nature only what they needed for their food. But gradually, there were found some type of deterioration, means declination. मतलब एक बेटा सुत्त पिटक है जो बौद्धों द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, उसमें ये बताया गया कि बहुत समय पहले जो मानव थे या वनस्पति जगत थे जिनका पूरा विकास नहीं हुआ था, वो लोग साथ में रहते थे और प्रकृति से उतना ही लेते थे जितनी उनको आवश्यकता होती थी, और पूरा जो मतलब जो भी था वातावरण या वर्ल्ड वो बहुत खुशहाल था. लेकिन ग्रेजुअली देयर वर फाउंड सम टाइम ऑफ डिक्लिनेशन. कुछ समय बाद जो है उसमें पतन होता गया. What was that? The human beings became greedy, violent and deceitful. जो मानव था ना वो लालची होता गया, हिंसक होता गया और धोखेबाज बनता गया. This thing made the society worried. इससे समाज में चिंता हुई. And the people of society gathered and they thought that we should select among us such a person who could control all the misery, all the evilness of the society. यानी लोगों ने इस बात पे चिंता की कि क्यों ना हम इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए अपने बीच में से किसी एक व्यक्ति को ऐसा चुने जो कि पावरफुल हो, जो कंट्रोल कर सके. एंड दे डिड द सेम. उन्होंने ऐसा ही किया. दे सिलेक्टेड अ मैन among themselves who was called महासम्मत. ठीक ना. उन्होंने अपने बीच में से ही एक व्यक्ति को चुना जो कि जो कंट्रोल कर सके और जिसका विरोध किया जाना चाहिए उसका विरोध करे, जिसकी क्रिटिसाइज की जानी चाहिए उसकी क्रिटिसाइज करे, जिसे निष्कासन किया जाना चाहिए समाज में से उसको निष्कासित कर सके. उसको ऐसी जो है मतलब पावर दी गई समाज के द्वारा, जिसे इन लोगों ने महासम्मत या द ग्रेट इलेक्ट कहा. ठीक है. And now our next point is 6th point, handling texts. Historians and Mahabharata. Before it we studied about the critical Mahabharata. इसके पहले हमने critical महाभारत के बारे में पढ़ा था, which was written in the leading of Mr. Suthankara from 1919 and it was completed in 47 years. It has 13,000 pages and 1 lakh verses. ठीक है. हमने इसके पहले जो है क्रिटिकल महाभारत के बारे में पढ़ा था. ठीक ना. और ये क्या है, ये सुथांकरन के द्वारा जो है लिखी गई, उनके नेतृत्व में लिखी गई जो है महाभारत है. और वो महाभारत क्या है? That book is a collection of several texts related to महाभारत. यानी कि महाभारत के बारे में जो तमाम रीजनल लैंग्वेज में लिखी गई थी उन सबको उन्होंने कलेक्ट किया और जो नॉर्मल चीज़ें थी उनको उन्होंने जो है संग्रहित किया और उसका नाम दिया इन्होंने जो है महाभारत. उस महाभारत में जो है 13,000 पेज हैं और 1 लाख श्लोक हैं. ठीक है ना. अब हम चलते हैं तो ये टॉपिक है आपका हिस्टोरियंस एंड महाभारत. ठीक है. व्हेन आवर हिस्टोरियंस एनालाइज द टेक्स्ट, they consider the several elements related to that text and they came to know that the Mahabharata was written in several regional languages. मतलब कहने का बेटा जब हमारे इतिहासकार किसी ग्रंथ का
जो विश्लेषण करते हैं तो तमाम बातों पे जो है ध्यान देते हैं, ठीक है ना। सच एज लैंग्वेज, अबाउट लैंग्वेज, तो दे केम टू नो दैट महाभारत had been written in several regional languages such as Pali, Prakrit and Tamil। इन लैंग्वेज में भी जो है महाभारत पाई गई थी, बट द स्टैंडर्ड लैंग्वेज इन विच द महाभारत वॉज रिटन दैट वॉज संस्कृत, दैट वॉज संस्कृत। एंड संस्कृत लैंग्वेज कंसिडर्ड मेनली द लैंग्वेज ऑफ प्रिस्ट्स एंड एलिटीज। और संस्कृत लैंग्वेज जो है बेटा वो मुख्य रूप से जो है प्रिस्ट और एलिटीज यानी कि राशि परिवारों की, क्षत्रिय लोगों की जो लैंग्वेज समझी जाती थी। इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज की का नाम दिया गया था, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं तो किन किन बातों पे ध्यान देते हैं, तो वो किन किन बातों पे ध्यान देते हैं। दे कंसिडर मेनली दीज थिंग्स सच एज about languages and what type of texts are those. Are those texts are written in the form of mantras or in the form of stories। मतलब ये देखते हैं कि वो जो ग्रंथ हैं वो एज ए स्टेंजा, एज ए पोएम, मंत्रों के रूप में लिखे गए हैं, और दे हैड बीन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, कहानियों के रूप में लिखे गए हैं, ये मंत्रों के रूप में लिखे गए हैं। And they also consider, they also try to find out about the authors, लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं, whose views and thoughts shaped the text, जिनके विचारों ने, जिनकी भावनाओं ने उस ग्रंथ का जो सही रूप दिया उसके बारे में भी वो विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। एंड एज वेल दे आल्सो फाइंड आउट that how did they keep, how did the authors keep the interests of their audience in their mind while composing their work, their text। यानी इस बात का भी ख्याल करते हैं कि उन लेखकों ने अपने ऑडियंस की किन बातों का ध्यान रखा होगा जब उन्होंने ग्रंथ को लिखा होगा, तो उन्होंने ऑडियंस की किन बातों को मन में रख करके जो है उस ग्रंथ को लिखा होगा, ठीक ना। एंड दे आल्सो फाइंड आउट दैट ऑन विच डेट एंड इन विच टाइम दैट टेक्स्ट वॉज रिटन। इस बात का भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो ग्रंथ जो है किस समय और किस तिथि के बीच में लिखा गया था, ठीक है। तो हमारे हिस्टोरियंस क्या करते हैं बेटा, व्हेन दे एनालिसिस एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट दे नोटिस दैट what was the medium of that, what was the language medium of that text, that text is in which form, either that is in mantras or in the form of stories। And they also find out about the author, about the audience, and in which date and time that had been written। इन बातों का मतलब वो ख्याल करते हैं, ठीक है बेटा। Now our next point is language and content, यानी कि भाषा और विषय वस्तु, ठीक है बेटा। तो इसमें देखिए लैंग्वेज एंड कंटेंट, मेनली महाभारत हैज़ बीन रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, बट दैट संस्कृत लैंग्वेज, अभी हमने आपको बताया ना कि संस्कृत लैंग्वेज वॉज कंसिडर्ड सम difficult language which was considered mainly the language of priests and the elites। उसे जो बहुत विशेष भाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन ये महाभारत जो कि सुथांकरन के नेतृत्व में जो है लिखी गई है, दैट लैंग्वेज इज संस्कृत लैंग्वेज, बट दैट इज एन इजी लैंग्वेज, वो सरल संस्कृत है इन द कंपेयर ऑफ those languages which were in Sanskrit in Veds and Prasastis। यानी वेदों में जो संस्कृत लिखी गई है वो डिफ़िकल्ट है, और जो प्रशस्तियों में जो संस्कृत लिखी गई है वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन इनके कंपेयर में जो महाभारत लिखी गई है उसकी लैंग्वेज इजी संस्कृत है, ठीक ना। ये प्रशस्तिस क्या बेटा, दीज वर द टेक्स्ट रिटन इन द प्रेज ऑफ रूलर्स
जस्ट लाइक एज द इन द फॉर्म ऑफ प्रेज ऑफ पेट्रॉन। पेट्रॉन का मतलब बेटा किसी की प्रशंसा में पैसे ले करके जो है कुछ आर्थिक सहयोग ले करके जो कवियों ने लिखा था उसे हम प्रशस्ति कहेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं बेटा। बिसाइड इट द महाभारत हैड बीन रिटन इन सम अदर रीजनल लैंग्वेजेस टू। इसके अलावा महाभारत जो है कुछ अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखी गई है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लिखा ना PPT, P फॉर जो है पाली, P फॉर प्राकृत एंड T फॉर तमिल, यानी पाली, प्राकृत और तमिल लैंग्वेज में भी जो है ये महाभारत पाई गई है। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट कंटेंट। कंटेंट मीन्स बेटा विषय वस्तु, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अबाउट द कंटेंट। The historians usually classify the contents of the present text under two sections। यानी जो हमारे हिस्टोरियन हैं इन्होंने जब इसकी विषय वस्तु देखी तो इसे इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है, समझना, अंडर टू सेक्शंस। द फर्स्ट इज नैरेटिव, यानी विच हैज बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, एंड द सेकेंड इज डायडेक्टिव, यानी इन विच द इंस्ट्रक्शंस फॉर द सोशल नॉर्म्स, यानी कि सामाजिक नियमों की जो इंस्ट्रक्शन जिसमें दिए गए हों उसे इन्होंने नाम दिया है डायडेक्टिक। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। द कंटेंट ऑफ महाभारत हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, नैरेटिव एंड डायडेक्टिव। द नैरेटिव यानी इन विच सेक्शन दैट कंटेन स्टोरीज डेजिग्नेटेड एज द नैरेटिव, मतलब जिसमें कहानियों का संग्रह पाया जाता है उसे हम जो है आख्यान कहते हैं, ठीक ना। नैरेटिव को हिंदी में बोलेंगे आख्यान, यानी जिसमें कहानियों का संग्रह पाया गया है उसे हम नैरेटिव का नाम देंगे, यानी आख्यात्मक है वो। और सेकेंड जो बेटा डायडेक्टिक, इन विच prescriptions about social norms are given that is designated as didactic, यानी जिसमें सामाजिक आचार विचार के नियमों का चित्रण किया गया हो उसे हम बेटा डायडेक्टिक कहेंगे, ठीक है ना। बट देयर इज अ थिंग टू, एक और बात है, दैट दीज टू कंटेंट्स आर नॉट एब्सोल्युटली सेपरेटेड, ये दोनों एकदम अलग नहीं है। कहने का मतलब ये है डायडेक्टिव वाला पार्ट जो है इसमें भी जा सकता है और नैरेटिव वाला पार्ट जो है इसमें भी आ सकता है। कहने का मतलब है कि जो नियम कानून बताए गए हैं उसमें जो कुछ स्टोरीज का भी यूज किया गया है, समझ रहे हैं, और जो स्टोरीज दी गई हैं उसमें भी कुछ नियम कानून दिए गए हैं, यानी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन इनकी विषय वस्तु को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। हाँ बेटा, जैसे डायडेक्टिव वाला है उसका एग्जाम्पल आप भगवद गीता ले सकते हैं। द भगवद गीता इज इन द फॉर्म ऑफ डायडेक्टिव। यह जो है एक उपदेशात्मक ग्रंथ के रूप में लिखा गया है, ठीक है ना, तो उसे हम डायडेक्टिक नाम देंगे। चलिए बेटा इसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इतिहास। व्हाट मीन्स इतिहास? देखिए बेटा, आवर हिस्टोरियंस कंसिडर्ड द महाभारत इन द फॉर्म ऑफ ए संस्कृत टेक्स्ट, उसे जो है एक संस्कृत टेक्स्ट के रूप में मानते हैं, एंड दैट इज कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ इतिहास, उसे इतिहास का नाम देते हैं लोग। इतिहास, व्हाट मीन्स इतिहास? इतिहास मीन्स बेटा दच इट वॉज, ऐसा ही था, ठीक ना, यानी द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इतिहास, ठीक ना, इसे इतिहास का नाम दिया गया है। और इसमें जो आवर हिस्टोरियंस आर separated, our historians are separated with the opinion about Mahabharata. One group which think that was there a real war that was remembered in the epic, एक ग्रुप ये मानता है कि क्या वो सचमुच में लड़ाइयाँ हुई थी जो इस ग्रंथ में लिखा गया है। वी आर नॉट श्योर, हम निश्चित रूप से तो कह नहीं सकते हैं,
But some historians think that the memory of an actual conflict amongst kinfolk was preserved in the narrative. यानी कुछ का ये मानना है कि वो जो वार हुआ था दैट इज़ इन द मेमोरी ऑफ एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, यानी उनके स्वजनों के बीच युद्ध हुआ था, सच में हुआ था और वो नैरेटिव में लिखा गया है। तो एक कहते हैं कि ये बात सच है, while the other group says that there are no sufficient evidence related to this war. They said that several things which are mentioned in this epic are false. कुछ ग्रुप कहते हैं कि भाई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो हम इसको सही नहीं मानेंगे। ठीक है क्या? तो हमारे इतिहासकारों की दो विचारधारा है इस महाभारत के बारे में। वन ग्रुप से दैट ऑल द डिस्क्रिप्शन इन दैट एपिक इज ट्रू, while others says that there are no sufficient evidence related to this. So these things may be false. ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।